लगभग 75 मार्क्स। तो वो एग्जाम में जो आपका स्कोर आएगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा लगभग 75 मार्क्स, और 25 मार्क्स जो है वो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर रहेंगे। सिविल अभियंत्रण की मैं बात कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपका जो टेक्निकल एबिलिटीज के 100 नंबर के पेपर यहाँ पर आपके पास होने वाले हैं। यानी आपको पता है कि आउट ऑफ 400 मार्क्स आपके वो 75 अंक तय होंगे आउट ऑफ 400 नंबर। सीरीज आप दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो, या जब लास्ट में टाइम आएगा तो आप सैंपल टेस्ट तो ये सब दे रहे होंगे, उस समय में ध्यान रखना है जब भी आपके सामने ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आए टेक्निकल के अंदर, थोड़ा यहाँ पर टाइम लगाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। बीपीएससी एई बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है, आप सब आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी इस साल भी आई है। 2025 में भी कैलेंडर आपका आउट हो चुका है और काफी अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी नेक्स्ट ईयर भी। अभी इस साल बच्चे तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए देखिए 21 जून से लेकर 23 आपके पास एग्जाम डेट है। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं सर एग्जाम जो है हो सकता है आगे शिफ्ट हो जाए। नहीं, बहुत जगहों पर आपको ये सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन अभी जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक हम इसकी बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें जो एग्जाम कैलेंडर के अंदर गिवन है, जो आपको कमीशन ने बता रखा है, हमें उसी डेट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को हमेशा तैयार रखना है, बड़ा बढ़िया तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। तो 21 जून 23 जून मैं यही डेट मान के चलूंगा। इस डेट के आधार पर डियर आपके पास लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग आपके पास 40 से 45 डेज, इतने दिन ही आपके पास हैं। तो लगभग अगर आप देखिए तो सर आपके पास कितने दिन है, 40 से 45 डेज, इतने दिन आपके पास है। तो डियर 40 से 45 डेज में किस प्रकार से आप बीपीएससी एई को बढ़िया तरीके से टारगेट कर सकते हो इस लास्ट मोमेंट के ऊपर, उसके बारे में, कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में आज मैं यहाँ पे बातचीत करने वाला हूँ। बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से आप चीजों को रिलेट करोगे, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे जब हम इसको स्टडी करते हैं, लास्ट मोमेंट का जो आपका पेस होता है, जो डेडिकेशन होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप उस तरह से एक ग्रेजुअल एफर्ट लगाते हैं, लेकिन जब समय कम होता है तब आपको हर चीज अपनी डाल देनी होती है। डेडिकेशन, एफर्ट्स, हर तरह के आपके जो है वो बढ़ने चाहिए, 1.5 गुना 2 गुना हो जाने चाहिए। ठीक है, तो मात्र 40 से 45 दिन आपके बचे हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर पैटर्न के बारे में बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपके पास रहेगा। आपका जो एग्जाम होगा वहां से सर लगभग 75 मार्क्स, तो वो एग्जाम में जो आपका स्कोर आएगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा लगभग 75 मार्क्स, और 25 मार्क्स जो है वो आपके एक्सपीरियंस के आधार पर रहेंगे। काफी बच्चे चिंतित हैं इस 25% का जो वेटेज है उसको लेकर, और डेफिनेटली ये एक मेजर रोल प्ले भी करने वाला है। अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देखते हो तो जो अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी है, स्पेशली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अनारक्षित मेल कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके लिए कट ऑफ आमतौर पे ज्यादा होती है ना, 75 से भी ज्यादा कट ऑफ चली जाती है। तो उस वाले केस में उनका एक्सपीरियंस होना उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो जो अनारक्षित मेल कैंडिडेट्स हैं, जो कि एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका जो फ्रेशर्स है, उनको तो बड़ी दिक्कत आएगी इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक करने में। लेकिन अब रूल है और पहले से बता भी दिया गया है, नोटिफिकेशन बता दिया गया है, तो ये तो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो उसको आप बदल नहीं सकते, ना कमीशन बदल सकता है। अगर आने वाले टाइम में कमीशन उसको बदले तो एक अलग चीज है, लेकिन जो अनारक्षित मेल युवा है उनके लिए जरूर दिक्कत है यहाँ पे कि वो 75 से ऊपर का जो कट ऑफ जा रहा है जनरली, उसको कैसे वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये एक समस्या है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी यहाँ पे पॉजिटिव चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। जो बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली अपनी रिस्पेक्टिव कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं बड़े आराम से, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो पेपर डियर होने वाला है, इस पेपर में जब आप बातचीत करोगे तो सर पेपर में देखिए ये आपको पैटर्न दे रखा है बड़े सिंपल तरीके से। यहीं से हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी डिफाइन होती है। समझना यहाँ पे कि सर सामान्य अंग्रेजी जब हम सामान्य अंग्रेजी की बात कर रहे हैं तो डियर सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी, तो डियर सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी की जब आप बात करते हो तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे डेफिनेटली बड़े बढ़िया तरीके से समझनी है कि हमारे पास क्या क्या किस किस तरीके से आपको इसको टैकल करना। सबसे पहले देखिए सर, सामान्य अंग्रेजी और फिर सामान्य हिंदी, दोनों ही, एक बात जरूर ध्यान रखना, दोनों ही आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो इसमें आपको कोई ऐसी तैयारी नहीं करनी है कि 100 में से 90 नंबर लाने, 80 नंबर लाने, तो उतने ज्यादा नहीं करना है आपको। बस यहाँ पर इन दोनों को पढ़ने के लिए, इन दोनों को क्लियर करने के लिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं इनको आप लगा लीजिए, वो पैटर्न देख लीजिए, और सिलेबस को बस एक बार गो थ्रू करने की आवश्यकता है। उतने में हो जाएगा आप लोगों से कि जो सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स जिनकी इन लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है उनके लिए इसको क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसा भी नहीं है डियर कि
उस लेवल के आ जाएंगे। इन दो स्पेसिफिकली पेपर में बात कर रहा हूं कि आपसे हिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी ठीक ठाक लेवल पर है तो आप यहाँ पे आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। पर जरूरत है आपको पीवाईक्यूज के आधार पर इनको पढ़ने की। तो ये तो हो गया सर क्वालिफाइंग नेचर की बात। उसके बाद ये जो सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान है, एक बात जरूर ध्यान रखना यहाँ पे, जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है वो लगभग सभी इंजीनियर्स का एक जैसा ही है। तो सामान्य अध्ययन में आप जिस प्रकार से भी सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं सर, बस एक हमेशा ध्यान रखना, सिंगल सोर्स को 10 बार पढ़ लेना। ये हमेशा ध्यान रखो सर, हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो डियर 1 into 10 इज नॉट इक्वल टू 10 into 1। आई बात समझ में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको प्रिपरेशन का एक ट्रिक है। ये ट्रिक आपको यहां पे समझनी है कि प्रिपरेशन के अंदर सर एक चीज को जो 10 बार पढ़ते हो ना, वो हमेशा ज्यादा कारगर करती है बजाय कि 10 चीजों को एक बार पढ़ो। क्लियर है बात समझ में? तो प्रिपरेशन में हमेशा ध्यान रखना कि सर 1 into 10 हमेशा आपका ज्यादा होता है 10 into 1 से। ये प्रिपरेशन का हैक होता है कि एक चीज को आप 10 बार पढ़ोगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगी बजाय कि 10 चीजों को आप एक बार पढ़ो। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन में इसी प्रकार की चीजें हैं कि आप जो भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो, इन लास्ट मोमेंट पे सोर्सेस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो सर, उसको 10 बार जरूर रिवाइज कर दिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। 10 बार का मतलब है मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, तो वो आपके सामान्य अध्ययन को बड़े आराम से क्लैरिफाई कर देगा। तो ये इसमें बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत सारा बच्चा 90-80 इस प्रकार का स्कोर कर पाएगा। आप एक नॉमिनल स्कोर यहां कर पाओगे, सब एक एवरेज लेवल पर ही आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली ये सामान्य अभियंत्रण विज्ञान यानी कि जनरल इंजीनियरिंग का पेपर लास्ट ईयर भी आप लोगों ने डेफिनेटली, जो बच्चे बीपीएससी को लगातार टारगेट कर रहे हैं, तो आपने जनरल इंजीनियरिंग को डेफिनेटली पढ़ा होगा। बस यही एक चैलेंजिंग पोर्शन है जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, जो डिसाइड करेगा कि फाइनली आप क्वालिफाई होते हो नहीं होते हो। बिकॉज देखो टेक्निकल एबिलिटीज भी लगभग, जो तैयारी करने वाला बच्चा है उसकी टेक्निकल एबिलिटीज भी लगभग सेम होती है। ऐसा कोई एक, अगर एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी बच्चे एक ही रेंज में आते हैं। और ये सब एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे एसएससी ले लो, आरआरबी ले लो, बीपीएससी ले लो, आरपीएससी ले लो। टेक्निकल लगभग सभी बच्चों का वैसा होता है। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा टफ आ जाए तो वो किसी से नहीं बनता, अगर क्वेश्चन बहुत आसान आ जाए वो सारे बच्चे बना लेंगे। तो लगभग सबका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या प्रिपरेशन जो लेवल है वो लगभग 19-20 होता है। लेकिन जो आपके पास अलग से चीज है वो है जनरल इंजीनियरिंग। ये जनरल इंजीनियरिंग में सर, ये 100 मार्क्स में से जो बच्चा सबसे ज्यादा बढ़िया स्कोर कर पाएगा वो अल्टीमेटली ये डेफिनेटली नोटिस करेगा कि वो कहीं ना कहीं एक अपर एज है उसका बाकी बच्चों को लेके। तो जनरल इंजीनियरिंग को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल की, अगर आप सिविल से हो तो मैकेनिकल की कुछ चीजें, इलेक्ट्रिकल की कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, इलेक्ट्रिकल से हो तो मैकेनिकल सिविल की कुछ बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अच्छी चीज ये है कि इसमें इन डेप्थ जाके, बहुत डीप में जाके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। मान लो जनरल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग करके एक सब्जेक्ट है, सर्वेक्षण करके एक सब्जेक्ट है। अब वो जो सर्वेक्षण का सब्जेक्ट या सर्वेइंग का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर बहुत डीप जाके पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि सर एकदम सरफेस पे, मतलब एक ठीक ठाक लेवल का प्रश्न आपसे यहां पूछा जाता है। तो सर्वेइंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए उसको पूरा पढ़ना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को अगर आप संभाल लोगे तो आपका ये पूरा एग्जाम संभल जाएगा बड़े आराम से। यहां पर देखिए, इसके बाद जो सिविल अभियंत्रण की मैं बात कर रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, तो फिर आपका जो टेक्निकल एबिलिटीज के 100 नंबर के पेपर यहां पर आपके पास होने वाले हैं। यानी आपको पता है कि आउट ऑफ 400 मार्क्स आपके वो 75 अंक तय होंगे आउट ऑफ 400 नंबर। सही बात है? तो आज 400 नंबर में से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स को आपको क्या करना है, दैट मार्क्स डिवाइडेड बाय द टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 0.75, उतना स्कोर आपका यहां पे होगा। और बचा हुआ 25 नंबर आपके एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर आपको मिलेगा। ठीक है डियर, अब टेक्निकल को ध्यान से देखना। जब भी आप टेक्निकल की बात करते हो, टेक्निकल का पढ़ने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप हमेशा समझना इस चीज को डियर कि व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग अबाउट द टेक्निकल, तो यहां पर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बड़े क्लियर समझना। देखो, मैंने आपको बताया अभी तक कि सर जनरल हिंदी, जो सामान्य हिंदी है और जो सामान्य अंग्रेजी है, इसको आपको बहुत ज्यादा रिगरसली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रिगरसली पढ़ने का मतलब इतना इन डेप्थ जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको सिर्फ पीवाईक्यूज के आधार पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर एक इसका ओवरव्यू ले लीजिए। और डेफिनेटली आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर लगा रहे होंगे, और टेस्ट सीरीज के आधार पर ही इसको आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीरियसली उनको पता है ये बात। उसके बाद जो आपका जनरल अध्ययन है, ठीक है, जनरल साइंस है या फिर जनरल इंजीनियरिंग है। अब मैं बात कर रहा हूं जनरल इंजीनियरिंग की। इसके लिए मैंने आपको बताया है
कि जनरल इंजीनियरिंग वाले केस के अंदर आपको थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखो, एक आपको मल्टीपल रिवीजन सर आपको यहां डेफिनेटली करना है, और उसके साथ साथ इसको टेस्ट सीरीज के थ्रू भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आप इसको बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं, और लास्ट मोमेंट पे यही काम आता है। अब बैठ के आप बहुत लंबा थ्योरी वापस से बना नहीं पाओगे, 40 से 45 दिन है, इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करना है ताकि इन चीजों को आप बढ़िया तरीके से कवर अप कर पाओ। ठीक है, जनरल साइंस का मैंने आपको बता दिया 1:10 वाला जो कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा इंजीनियरिंग के जो अभियांत्रिकी के दो पेपर्स हमारे पास होंगे, है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2, इसका सिलेबस से आप डेफिनेटली वाकिफ होंगे। पेपर 1 में ज्यादातर आपका स्ट्रक्चरल वाला पार्ट आ रहा है अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, और पेपर 2 में जनरली यार आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो फ्लूइड्स वाला, हाइड्रोलिक्स वाला, वो जनरली पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि यहां पर आपके पास जो वेटेज है, चाहे वो न्यूमेरिकल का वेटेज हो, ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल वेटेज हो, और थ्योरेटिकल में भी आपके पास डियर दो तरह की चीजें हैं, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड और दूसरा आपके पास वन लाइनर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखिए न्यूमेरिकल अगर आपके पास है तो न्यूमेरिकल में बस आपको सिंपल चीजें ध्यान रखनी है कि जो फॉर्मूला वाला पोर्शन है, एक फॉर्मूला चार्ट आप लोगों ने डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में या फॉर्मूला चार्ट के फॉर्म में बनाया होगा, तो बस उन फॉर्मूला रिवीजन से ही आपके जो न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल मल्टी लेयर्ड नहीं आते, मतलब ऐसा नहीं आता कि इससे ये कनेक्ट है उससे वो कनेक्ट है, इस प्रकार के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। एक ठीक ठाक लेवल के न्यूमेरिकल जहां पे आप, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बड़े चांसेस हैं कि डियर आप 70 से 75% ऑफ द न्यूमेरिकल बना ले जाओगे। फॉर्मूला बस जरूर याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा। थ्योरेटिकल में देखो वन लाइनर, क्योंकि आप काफी समय से एसएससी या आरआरबी या इन एग्जाम्स की तैयारी भी डेफिनेटली कर रहे होंगे, तो वन लाइनर आपके लिए बड़ी समस्या नहीं है। ये आप डेफिनेटली एग्जाम में आपको याद भी आ जाएगा, और इतनी बार रिवाइज करोगे तो ये आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन जो आपके डियर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास डियर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो चाहे टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो, या जब लास्ट में टाइम आएगा तो आप सैंपल टेस्ट तो ये सब दे रहे होंगे, उस समय भी ध्यान रखना है जब भी आपके सामने ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आए टेक्निकल के अंदर, थोड़ा यहां पर टाइम लगाइए, जल्दबाजी में इसको सॉल्व मत करना, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आप उसको जल्दबाजी में सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत आराम से नेगेटिव ले जाएगा और गलत हो जाएगा। इस चीज को डेफिनेटली ध्यान रखना कि जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, टाइम लगाओ उसके ऊपर, उन स्टेटमेंट को पढ़िए, सही से एनालाइज कीजिए। ये हैबिट आपको अभी से, आज से ही डेवलप करनी पड़ेगी, तब 40 से 45 दिन बाद आपके मेन एग्जाम में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वैसे ही काम करेगा और बढ़िया तरीके से आप स्टेटमेंट वालों को डील कर जाओगे। तो एक बात जरूर ध्यान रखो कि आपको 3 ऐसे पेपर हैं जिसपे बड़ा ध्यान से फोकस करना है, और वो है एक जनरल इंजीनियरिंग ये वाला, और दूसरा इंजीनियरिंग के दोनों पेपर। यही आपकी रैंक, डिपार्टमेंट सब कुछ डिसाइड कर जाएगा। ठीक है, जनरल अध्ययन वाला जो पेपर है वो लगभग सबका एक ही लेवल होता है, सबका एक ही स्तर है, सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट का, कोई एक्सेप्शन होंगे तो होगा, लेकिन लगभग सबका एक स्तर रहता है, तो उसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और क्वालिफाइंग वाले में तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसी माइंडसेट से जाना है, आप आराम से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है डियर, ये चीज ध्यान रखो। तो लास्ट मोमेंट पे 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात, अब आपको मल्टीपल रिवीजन, एक ही सोर्स, जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो उन नोट्स पे भरोसा रखिए और उन नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। 10 जगह से नोट इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है कि यहां से भी ले लिया, वहां से भी ले लिया, वहां से भी ले लिया। 10 जगह से नोट इकट्ठा करोगे, लास्ट मोमेंट पे आपको याद नहीं रहेगा, डेटा दिमाग में नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा टेस्ट सीरीज, मल्टीपल टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आप लगा सकते हैं, और मल्टीपल टेस्ट सीरीज से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलती है, क्वेश्चंस आप बढ़िया सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको सिर्फ ए लेवल के सॉल्व करने हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो ए लेवल के क्वेश्चंस हो और आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के प्रश्न हो, इनको ज्यादा से ज्यादा, इन 2 जो लेवल है इनको आप सॉल्व कीजिए। यहां से आपकी जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें काफी आपको मदद मिलेगी। ठीक है डियर, तो ये मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूं कि इन लास्ट मोमेंट पर हमें इन सभी चीजों का ही बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है, और बस सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ना है। और 21 या 23 जून अगर पेपर थोड़ा आगे चलता है, अगर पेपर मान लो थोड़ा आगे पोस्टपोन भी होता है, 1 आध महीना 1.5 महीना जो भी है, तो वो सब आपके लिए बोनस पॉइंट्स है।
ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिट का ही पार्ट है, वो तो उसको लेके नहीं चलना है। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो कि 21 जून या 23 जून को आपका पेपर है और उस पेपर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस अभी हो जाना चाहिए आपका टेस्ट सीरीज के ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि वहीं से आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। आई होप ये पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके बड़ी काम आएगी, और इन दिनों में आप बड़े डेडिकेशन तरीके से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सोशल मीडिया और इन सबसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। बड़ा प्रतिष्ठित एग्जाम है और इस साल डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।